हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं ये टॉपिक रहेगा अपना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांतों से संबंधित टॉपिक है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जिन सिद्धांतों पर अपन चर्चा करते हैं अपने जो सिलेबस में है उनमें आदर्शवादी सिद्धांत, यथार्थवादी सिद्धांत, उसके बाद में संरचनात्मक मार्क्सवादी सिद्धांत आता है। एक चीज जो यहां पे मैं बताऊं आपको कि अपने सिलेबस में दिया हुआ है नव उदारवादी सिद्धांत। नव उदारवादी, ये जो नव उदारवादी सिद्धांत है ना, दिया हुआ नव उदारवादी सिद्धांत है, लेकिन इसके साथ में अपने को उदारवादी सिद्धांत भी पढ़ना होता है। फिर इसी उदारवाद की अलग से शाखाएं बढ़ जाती हैं। अब सिलेबस में क्या है, थोड़ा सा ओच पोच दिया हुआ मिलता है अपने को। जैसे अपन आगे कॉलेज लेक्चर की जब एग्जाम देंगे तो कई बार अपने को लिखा हुआ मिलता है प्रकार्यवादी सिद्धांत, कई बार मिलता है नव प्रकार्यवादी सिद्धांत। तो फिर इन्हीं की शाखाएं आगे बढ़ जाती है। तो प्रकार्यवादी, नव प्रकार्यवादी जैसे अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत भी उदारवादी सिद्धांत से जुड़े ही होते हैं। हालांकि आज अपन इस सिद्धांत की चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात थी जो क्वेश्चन किया था किसी स्टूडेंट ने, तो मैंने आप लोगों के लिए ये आंसर दिया है और आपको बताने का प्रयास किया है कि यदि प्रकार्यवादी सिद्धांत भी आपके सिलेबस में है तो पूरा उदारवादी सिद्धांत अपने को पढ़ना पड़ता है अंतरराष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में। आज अपन जिस सिद्धांत को पढ़ने जा रहे हैं ये सिद्धांत होगा व्यवहारवादी सिद्धांत। ठीक है, व्यवहारवादी सिद्धांत के बारे में अपन पढ़ेंगे, व्यवस्था सिद्धांत के बारे में अपन पढ़ेंगे जो कि व्यवहारवादी क्रांति की देन है। इन व्यवहारवाद में आधुनिक राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण में इस व्यवहारवाद में एक सिद्धांत आया है जिसको अपन कहते हैं व्यवस्था सिद्धांत। अब इस व्यवस्था सिद्धांत में भी एक तो व्यवस्था सिद्धांत आप पढ़ते हैं राजनीति के सिद्धांतों में जो कि डेविड स्टन ने दिया था। डेविड स्टन का व्यवस्था सिद्धांत, जिसे आगत निर्गत मॉडल भी बोलते हैं, ये सारे नाम आपने सुन रखे होंगे। लेकिन आपके लिए ये नया टॉपिक हो सकता है, बहुत सारे स्टूडेंट के लिए नया टॉपिक हो सकता है। व्यवस्था सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय राजनीति का ये देने वाला जो विचारक है यह है मार्टिन कैप्लॉन। क्लियर? कैप्लॉन ने व्यवस्था सिद्धांत दिया है, तो इसी सिद्धांत को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पर हेडिंग लिखी है महानवाद विवाद। महानवाद विवाद क्या है? अपन दो चीजों को समझेंगे यहां पर, और वो कौन सी दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो समझते हैं अपन। महानवाद विवाद, जब भी अपन ने पॉलिटिकल साइंस ऐच्छिक विषय ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है, जब भी, तो 11th क्लास में हो चाहे 12th में हो चाहे ग्रेजुएशन में हो या जब अपन पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे थे, तब अपना जो राजनीतिक सिद्धांतों का पहला ही चैप्टर हुआ करता था वो चैप्टर होता था परंपरागत राजनीति विज्ञान का दृष्टिकोण। परंपरागत यानी राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण। दूसरा आधुनिक क्षेत्र बोल दीजिए या राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण बोल दीजिए। ठीक है, अब ये क्या है परंपरागत क्षेत्रीय दृष्टिकोण या आधुनिक क्षेत्रीय दृष्टिकोण? इसके बारे में आप जानते हैं कि यह मूल्यों पर बल देता है, और आधुनिक राजनीति विज्ञान का जो दृष्टिकोण है ये बल देता है तथ्यों पर। क्लियर? ये मूल्यों की बात करता है, ये तथ्यों की बात करता है। तो परंपरागत राजनीति विज्ञान में जो सिद्धांत आया अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, ये सिद्धांत है आदर्शवादी सिद्धांत। आदर्शवादी। और आधुनिक राजनीति विज्ञान के जब स्टार्ट हुआ 1945 के बाद में, सोचने समझने का नजरिया बदला। यहां पर वैज्ञानिक अध्ययन किए जाने की बात हुई, मानव के व्यवहार का अध्ययन करने की बातें हुई।
यहाँ पर संस्थाओं का अध्ययन किया जाता था। ऐसा अंतर आप लोगों ने पढ़ रखा है, शुरू से पढ़ रखा है, और नहीं पढ़ रखा है तो जब अपन ये टॉपिक पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांतों में तब अपन समझेंगे। फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए कि आदर्शवादी सिद्धांत परंपरागत था, राजनीति विज्ञान में परंपरागत दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है, जो मूल्यों पे बल देता है, नैतिकता पे बल देता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है ये वैज्ञानिकता की बातें करता है, और किस पे बल देता है? फैक्ट्स पे बल देता है, तथ्यों पे बल देता है। ठीक है, इस टाइम पर जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सिद्धांत आता है वो है यथार्थवादी सिद्धांत। ठीक है, दो सिद्धांत आते हैं, ये ध्यान रखना है। यथार्थवादी आधुनिक राजनीति विज्ञान के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, और आदर्शवादी परंपरागत राजनीति विज्ञान के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अब आदर्शवादी सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यह कहता है कि सहयोग से जितने भी विवाद के मुद्दे हैं ना अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, उनको हल किया जा सकता है, उनका निर्धारण, उनका निदान किया जा सकता है, उनका सॉल्यूशन किया जा सकता है। लेकिन किस तरीके से? सहयोग के माध्यम से। क्योंकि ये बातें किसकी करता है? मूल्य, नैतिकता, इनकी बातें करता है। आदर्शवादी सिद्धांत से जुड़े विचारकों की अपन बात करें तो कांट इससे जुड़ा हुआ है, इससे वुडरो विल्सन जुड़ा हुआ है, जिसने 14 सूत्रीय शांति के सूत्र दिए थे, और उन्हीं 14 शांति के सूत्रों के आधार पर राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। यथार्थवादी सिद्धांत ये कहता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति केवल शक्ति पर आधारित होती है, और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में केवल और केवल क्या पाया जाता है? संघर्ष पाया जाता है। युद्ध, शक्ति, संघर्ष, इनकी बातें करता है यथार्थवादी सिद्धांत। और आदर्शवादी सिद्धांत मूल्यों की बातें करता है, नैतिकता की बातें करता है, ये सहयोग देने की बात करता है। ठीक है, ये जो विवाद चल रहा है, जो अपन ने समझा अभी कि यहाँ पे मूल्यों की बातें, यहाँ तथ्यों की बातें, आपस में झगड़ा चल रहा है। ये कहते हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सहयोग पाया जाता है, यथार्थवादी कहते हैं नहीं, संघर्ष पाया जाता है। ये जो सहयोग, संघर्ष, मूल्य, तथ्य, ये जो अपन देख रहे हैं विवाद, यही विवाद क्या है? महानवाद विवाद है। और ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहने वाला विचारक जो है, ये विचारक है मार्टिन कैप्लॉन। ठीक है, मार्टिन कैप्लॉन, ये था महानवाद विवाद। अब इतनी बातें अपन ने समझ ली है, तो पीपीटी यानी पीडीएफ फाइल की तरफ जाने से पहले अपन और इसको समझने का प्रयास करते हैं, व्यवस्था सिद्धांत में और क्या बातें मार्टिन कैप्लॉन ने की है। ये नाम याद रखना, मार्टिन कैप्लॉन ने दिया है व्यवस्था सिद्धांत। यथार्थवादी सिद्धांत से जुड़ा हुआ विचारक है मार्गेनथाउ, प्रमुख विचारक, और यहां पर प्रमुख विचारक है आदर्शवादी सिद्धांत से जुड़ा हुआ कांट, वुडरो विल्सन। मार्टिन कैप्लॉन का व्यवस्था सिद्धांत। मार्टिन कैप्लॉन का व्यवस्था सिद्धांत। इसमें क्या है? कैप्लॉन ये कहता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अंतर्निर्भरता पाई जाती है, इंटरडिपेंडेंसी पाई जाती है, अंतर्निर्भरता व क्रमबद्धता पाई जाती है। इसका क्या मतलब है? अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अंतर्निर्भरता और क्रमबद्धता पाई जाती है, ऐसी बात कहता है मार्टिन कैप्लॉन। कैसे? तो इसके लिए वो 6 प्रतिमान देता है। कितने प्रतिमान देता है? 6 मॉडल बताता है। अब ये जो 6 मॉडल ये बताएगा, ये क्रम अनुसार आते हैं, क्योंकि खुद ही क्या कह रहा है कि सीक्वेंस पाया जाता है, क्रमबद्धता पाई जाती है, तो क्रम से आता है, एक के बाद में दूसरा। और कितने क्रम? 6 क्रम। इनमें से जो 6 प्रतिमान हैं, इन 6 प्रतिमानों में से जो 4 प्रतिमान हैं, ये तो ऐतिहासिक हैं, यानी ऐसी घटना घटित हो चुकी है, और इनके आधार पर वो 2 प्रतिमानों की कल्पना करता है। तो 4 प्रतिमान तो कैसे हैं? हिस्टोरिकल हैं, और 2 प्रतिमान हैं ये भविष्य की अवधारणा है, फ्यूचर पर आधारित है, भविष्य पर आधारित है। ये बातें अपन पढ़ेंगे यहाँ पर। लेकिन फिर इसकी आलोचना होती है
कि इसने जो 6 सिद्धांत बताए, 6 प्रतिमान बताए हैं, अभी ये 6 प्रतिमान है ना, क्रम से और याद रखने पड़ेंगे अपने को। पूछता है परीक्षा में किसके बाद में कौन सा आता है, और ये याद भी हो जाता है, ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान है। जब तक आप मेरे से जुड़े रहेंगे ना, इतनी देर में आपको ये याद हो जाएगा व्यवस्था सिद्धांत। और यकीन मानो, आप व्यवस्था सिद्धांत के जब प्रश्न करने के लिए बैठोगे तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा व्यवस्था सिद्धांत का। फिर इसकी जब आलोचना होती है तो इसमें सुधार करता है मार्टिन कैप्लॉन, और बाद में सुधार करके वो 4 प्रतिमान 4 मॉडल बताता है। ठीक है, ये अपने को पढ़ना है, इतनी सी बात है। 2-3 बातें, एक तो उसकी विशेषता पढ़ेंगे अपन, विशेषता के बाद में उसके 6 प्रतिमानों को पढ़ेंगे, और 6 प्रतिमानों के बाद में अपन इसके ये 6 प्रतिमान, और 6 प्रतिमानों के बाद में अपन उसके आलोचना, आलोचना के बाद में 4 प्रतिमानों को अपन देखेंगे। ठीक है, क्लियर? चलते हैं अपन आगे। तो अपन पीडीएफ पे चलते हैं। सुविधा है तो सुविधा का भी अपने को फायदा लेना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परंपरागत दृष्टिकोण और व्यवहारवादी दृष्टिकोण। ठीक है, इसको आधुनिक दृष्टिकोण भी यदि लिखा हुआ आ जाए एग्जाम में तो गलत नहीं होगा। आधुनिक दृष्टिकोण, इसमें जो सर्वोच्चता को लेकर के जो विवाद है, इसे ही मार्टिन कैप्लॉन ने क्या कहा है, महानवाद विवाद कहा है। और विवाद क्या है, ये तो कहते हैं कि सहयोग पाया जाता है, मूल्य इंपॉर्टेंट है, और ये कहते हैं नहीं, तथ्य इंपॉर्टेंट है, फैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत व्यवहारवादी क्रांति की देन है, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण की देन है। अभी ये शब्द आया है अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, इसका क्या मतलब है? इंग्लिश में वर्ड आता है इंटरडिसिप्लिनरी। इंटरडिसिप्लिनरी वर्ड का मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि जब आप राजनीति विज्ञान के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो आप एक ही एंगल से अध्ययन मत करो। केवल आप राजनीति विज्ञान को राजनीति विज्ञान के साथ मत जोड़ो। आप जब राजनीति विज्ञान के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो अन्य जो और भी विषय हैं उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है वो भी अध्ययन करो। कैसे? आज आप देख रहे हैं कि भूगोल में भू राजनीति टॉपिक आने लग गया है। भू राजनीति यानी ऐसे क्षेत्र जो राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। अब क्षेत्र विषय किसका था? भूगोल का, लेकिन प्रभावित किसको कर रहा है? राजनीति को। ठीक है, ऐसे ही आप इकोनॉमी में देखते हैं कि इकोनॉमी में होने वाली घटनाएं, कोई भी आर्थिक गतिविधि यदि हो रही है तो वो सरकार को प्रभावित कर रही है। तो आपको इकोनॉमिक्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है, इकोनॉमी कैसे चल रही है, वो भी राजनीति को प्रभावित करती है। और तो और आजकल आप देख रहे हैं कि ग्रीन पॉलिटिक्स, हरित राजनीति नया टॉपिक आ गया है। पर्यावरण के ऊपर निर्णय क्या ले रही है सरकारें, वो भी राजनीति को प्रभावित कर रही है। बस यही अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण है। अब आप समझ चुके हैं बहुत अच्छे से, ये मेरे को पता है, ये ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सोरिकिन, मैक्लेलैंड, इकाई बर्ड व्यवस्था सिद्धांत के बारे में कुछ विचार व्यक्त किए थे पहले, लेकिन इन्होंने तरीके से सिद्धांत नहीं दिया। और पहली बार व्यवस्था सिद्धांत को तरीके से बताने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है? मार्टिन कैप्लॉन। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत का प्रतिपादक कहा जाता है मार्टिन कैप्लॉन को। मार्टिन कैप्लॉन की बुक है, नाम क्या है इस बुक का? इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंटरनेशनल सिस्टम 1966। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली 1966 में ये बुक आती है। इनकी किताब का नाम है। इसमें व्यवस्था सिद्धांत की 5 विशेषताएं बताता है, 5 मान्यताएं बताता है। कौन कौन सी? सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्निर्भरता और क्रमबद्धता पाई जाती है। ये पॉइंट आगे समझ में आएगा अपने को। ठीक है, कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्रमबद्धता किस तरीके से पाई जाती है। मैंने आपको बताया है कि ये 6 प्रतिमान बताता है, और फिर इसकी आलोचना होती है कि तूने तो कहा था कि क्रमबद्धता पाई जाती है, क्रमबद्धता तो आई नहीं है, आपने बताया वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो फिर ये उसमें सुधार करता है और 4 मॉडल देता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक व्यवस्था तो है लेकिन राजनीतिक व्यवस्था नहीं है। बात को समझना, भारत के अंदर एक राजनीतिक व्यवस्था है, हर देश में, हर स्टेट में एक राजनीतिक व्यवस्था है।
यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में अपन देखते हैं राज्यों के अंदर राज्य सरकारें हैं। राज्य सरकारों के अंदर भी आप देखेंगे कि संभागीय आयुक्त होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट की एक व्यवस्था होती है अपने आप में। फिर इसमें भी ब्लॉक लेवल पर प्रशासनिक अधिकारी बैठते हैं, तो ये एक व्यवस्था बनी हुई है। फिर ग्राम होते हैं, ग्राम पंचायतें होती हैं, तो ये पूरी एक व्यवस्था बनी हुई है, एक पद सोपानी व्यवस्था है। और ये व्यवस्था कैसी व्यवस्था है? राजनीतिक व्यवस्था है, बनी हुई है, राजनीतिक व्यवस्था बनी हुई है। ये राजनीतिक व्यवस्था बनी हुई है। लेकिन कैपलोन कहता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर यदि बात करते हैं तो एक व्यवस्था जरूर है, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था नहीं है। क्यों? क्या भारत अपने आप में संप्रभु है? यूएसए अपने आप में संप्रभु है? कोई ऐसी एक विश्व सरकार नहीं है जो कि एक आदेश जारी कर दे रहे वो सब देशों पर लागू हो जाए। कंपलसरी लागू नहीं होगा, अनिवार्य है, एसेंशियल रूप से कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो कि लागू होगा किसी भी देश के ऊपर। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सत्ता का कोई एक केंद्र नहीं है। जैसा कि राज्यों के लिए भारत सरकार सत्ता का एक केंद्र है, निश्चित केंद्र है, ठीक है, जो अपने को पूरा कंट्रोल करके रखता है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कोई भी सत्ता का केंद्र नहीं है। ये पॉइंट। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति एक व्यवस्था तो है, व्यवस्था है, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सत्ता का केंद्र नहीं होता है। 2 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था? अंतर्निर्भरता और क्रमबद्धता पाई जाती है। दूसरा पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था है लेकिन राजनीतिक व्यवस्था नहीं है। तीसरा पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में 2 प्रकार के कर्ता होते हैं। एक राष्ट्र राज्य कर्ता होते हैं और एक अधिराष्ट्रीय कर्ता होते हैं। अधिराष्ट्रीय कर्ता कौन से हैं? राष्ट्र राज्य आप समझ गए, इंडिया है, यूएसए, चाइना है, यूके, ये राष्ट्र राज्य हैं। और दूसरे कर्ता होते हैं अधिराष्ट्रीय कर्ता, जैसे यूएनओ ले लीजिए आप नेम को ले सकते हैं, आप G20 को ले सकते हैं, ये अधिराष्ट्रीय कर्ता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? राष्ट्र राज्य कर्ता। तो चौथा पॉइंट, चौथी विशेषता यही है कि मुख्य कार्रवाई फिर भी कौन करते हैं? राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही होते हैं। तो कौन कौन सी विशेषता आएगी? पहली विशेषता, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अंतर्निर्भरता और क्रमबद्धता पाई जाती है। दूसरी विशेषता, अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था तो है लेकिन राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, क्योंकि सत्ता का कोई एक निश्चित केंद्र नहीं होता है। फिर तीसरा पॉइंट क्या पढ़ा अपन ने कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 2 प्रकार के कर्ता होते हैं, एक होता है राष्ट्र राज्य कर्ता, दूसरा अधिराष्ट्रीय कर्ता। चौथा पॉइंट है फिर भी ज्यादा किसकी चलती है? राष्ट्र राज्य कर्ताओं की। मुख्य जो कर्ता है वो राष्ट्र राज्य कर्ता ही होते हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करते समय 2 कर्ताओं का अध्ययन करना चाहिए। किस किस का? एक तो जो नेता है उस नेताओं के व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। यदि अंतरराष्ट्रीय राजनीति को समझना है तो ये कहता है कि एक तो नेताओं का अध्ययन करना चाहिए और दूसरा अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हो रहे नवीन बदलावों का अध्ययन करना चाहिए। अब इस पॉइंट का क्या मतलब है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नेताओं के व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। वो इसलिए करना चाहिए, जब ये नेता बना, अमेरिका का राष्ट्रपति बना डोनाल्ड ट्रंप, तो डोनाल्ड ट्रंप के व्यवहार का अध्ययन करना जरूरी है। अगर अंतरराष्ट्रीय राजनीति को समझना है तो नेताओं का, जो प्रमुख नेता है, उनके व्यवहार का अध्ययन कीजिए। डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही राष्ट्रपति बनता है ये यूनेस्को से बाहर हो जाता है, यानी अमेरिका को यूनेस्को से बाहर कर देता है। पेरिस जलवायु सम्मेलन जो समझौता हुआ था, पेरिस समझौता, उससे ये अपने आप को बाहर कर लेता है। यूएनओ में जो यूएसए की हिस्सेदारी 22% थी, इसको घटा करके 16% कर देता है। दुनिया में जहां जहां अमेरिकी सेनाएं लगी हुई थी, जैसे अफगानिस्तान में आप देख रहे हैं कि अमेरिकी सेना जैसे हटी वहां पर कब्जा कर लिया तालिबान ने, फिर से वही पहले की तरह आतंकवादी गतिविधियां होने लगी है तालिबान के द्वारा। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन था, व्यापारी था, और इसने कहा कि हमने दुनिया में शांति स्थापित करने का ठेका नहीं ले रखा है, हम अपना भला कर लें वही बहुत है, दुनिया का भला हम नहीं करेंगे। ऐसे उसने निर्णय लिए। तो नेताओं के व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए और फिर
अब जैसे जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं, बाइडेन के राष्ट्रपति बनते ही आप देखेंगे कि फिर से यूनेस्को में शामिल हो गया अमेरिका फिर से पेरिस समझौते को लागू कर रहा है, वो वापस यूएनओ में हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। तो ये पॉइंट ये है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को यदि समझना है तो नेताओं के व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हो रहे नवीन परिवर्तनों का अध्ययन करना चाहिए। नए जो चेंजेस आ रहे हैं उनका भी अध्ययन करना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझना है। जैसे हाल ही में सीरिया में सत्ता का संकट चल रहा है। अब सीरिया इतना इंपॉर्टेंट जगह हो गया है कि एक इसकी लोकेशन ऐसी है कि आसपास के देशों को, तुर्की उर्की, इनको पश्चिमी देश हैं उनको, साम्यवादी देशों को इनको प्रभावित कर रहा है। एक ऐसा पॉइंट बन चुका है, तो एक नया परिवर्तन हो रहा है। या अफगानिस्तान में जो अभी मैंने बताया आपको कि तालिबान फिर से सत्ता हथियाना चाह रहा है, वहां का जो वर्तमान में राष्ट्रपति है गनी के नाक में दम कर रखा है तालिबान ने, और ऐसी कंडीशंस बन रही है कि वहां पे कब्जा फिर से कौन जमा लेगा, तालिबान फिर से कब्जा जमा लेगा अपना। तो जब ऐसी गतिविधियां हो रही हैं तो ये क्या चेंजेस लाएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो नए परिवर्तन जो हो रहे हैं उनको भी समझना जरूरी है। ये 5 विशेषताएं बताता है मार्टिन कैप्लॉन अपनी पुस्तक जो 1966 में वो लिखता है। ठीक है, ये नाम था उसकी पुस्तक का जो अपन देखा है यहाँ पर, इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंटरनेशनल सिस्टम। अब आ गए 6 मॉडल। तो मैंने बताया था कि अपन क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले विशेषताएं, फिर 6 मॉडल, फिर आलोचना, और फिर इसके लास्ट में 4 मॉडल। क्या है 6 मॉडल? ये सीक्वेंस से याद करने हैं, क्रम से याद करने हैं, और आराम से ये क्रम याद हो जाता है, बहुत इजी है। पहला, बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम। बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम क्या है? ऐसी व्यवस्था, इन इतिहास के आधार पर बताए गए 4 मॉडल शुरू के, और 2 भविष्य पर आधारित है। तो जो 4 मॉडल ये जो इतिहास के आधार पर बता रहा है, इसमें ये कह रहा है कि 18वीं और 19वीं सदी में ब्रिटेन में ये व्यवस्था थी कि शक्ति का संतुलन बना हुआ था। और शक्ति का संतुलन कब बनता है? ये शक्ति संतुलन है, एक तरफ यूएसए था, दूसरी तरफ यूएसएसआर था। बराबर की शक्ति है, इनमें युद्ध हुआ क्या? दोनों गाली गलौज कर सकते हैं लेकिन युद्ध नहीं करेंगे। आमने सामने जब भी आएंगे तो हाँ जी नमस्कार करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के पास में, इसके पास में भी शक्ति है और इसके पास में भी शक्ति है। अगर लेटेस्ट आप एग्जांपल देखना चाहो शक्ति संतुलन का, तो बिल्कुल लेटेस्ट एग्जांपल आपके सामने चाइना और इधर यूएसए। सबको पता है कि चाइना के वुहान शहर के अंदर जो लेबोरेटरी है वहां पर कोविड बना है, और सबसे ज्यादा दुनिया में यदि किसी को नुकसान हुआ है ना, वो यूरोप के देश और यूएसए को ही हुआ है इससे, क्योंकि इकोनॉमी इनकी पीक पर थी और लोग भी सबसे ज्यादा इनके मरे हैं। लेकिन फिर भी यूएसए चाइना का कुछ नहीं कर सका। यदि ऐसा कांड पाकिस्तान कर देता तो यूएसए छोड़ देता क्या उसको अब तक? लेकिन इसको क्यों छोड़ दिया? क्योंकि दोनों के पास में शक्ति है, और तो शक्ति दोनों के पास में बराबर होने से यहाँ पे क्या बन गया? संतुलन बन गया इनका। तो ऐसी व्यवस्था 18वीं 19वीं सदी में यूरोप के अंदर थी। बहुत सारे देश थे और इन बहुत सारे देशों के अंदर बराबर की शक्ति थी। ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, और इनके अंदर बराबर की शक्ति है। तो जब शक्ति बराबर है तो इनके बीच में युद्ध नहीं हो रहा था। ये होता है बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम, शक्ति संतुलन का सिद्धांत। ये अपने सिलेबस में अलग से भी है, इसी यूनिट में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन और सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत, वो भी पढ़ेंगे अपन। दूसरा आता है लूज बाइपोलर सिस्टम। लूज बाइपोलर, बाई का मतलब 2, ठीक है, बाई का मतलब 2, BI। पोलर, पोलर अपन बोलते हैं ध्रुव, ठीक है। एक साउथ पोलर है, एक नॉर्थ पोलर है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव जिसे अपन बोलते हैं जब अपन ग्लोब का नक्शा बनाते हैं। तो बाइपोलर, द्विध्रुवीय व्यवस्था। अब ये द्विध्रुवीय व्यवस्था है, ये क्या हो गई है? लूज हो गई है, कमजोर हो गई है, बस ये है। तो कैसे कमजोर हो गई है वो, ये बात तो ये बताए 18वीं 19वीं सदी की में आई। अब जब 2 शक्ति है, यूएसए और यूएसएसआर, ये 2 शक्तियां हैं, एक तरफ है यूएसए और एक तरफ है यूएसएसआर।
इधर है यूएसए और इधर है यूएसएसआर, सोवियत संघ रूस और यूएसए। दो शक्ति है, बाइपोलर है, दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई है, या तो कोई पूंजीवाद की तरफ जा रहा है, अमेरिकी गुट में शामिल हो रहा है, या फिर कोई है जो कौन से गुट में जा रहा है, यूएसए के गुट में जा रहा है। दोनों में तनाव बना हुआ है, ऐसा लग रहा है कि दूसरा विश्व युद्ध तो खत्म हुआ है, कहीं ये तीसरा विश्व युद्ध नहीं कर दे। लेकिन इसमें विश्व युद्ध क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि दोनों की शक्ति कैसी हो चुकी है, लूज हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है। और लूज क्यों हो चुकी है? क्योंकि एक तरफ बैठा है यूएनओ जो इनमें युद्ध नहीं होने दे रहा है, जो इनमें संघर्ष नहीं होने दे रहा है, ठीक है। तो एक तरफ बैठा है यूएनओ और दूसरी तरफ ऐसे संगठन आ गया जो ना तो इस गुट में जाएगा ना इस गुट में जाएगा, जिसको अपन क्या कहते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नेम। तो नेम ना तो इस गुट में जाएगा ना इस गुट में जाएगा। तो इन दोनों ने क्या किया, यहां पर बैलेंस बना दिया और इनकी शक्ति को क्या कर दिया, कमजोर कर दिया। यह है शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था। क्लियर? इनके नाम में यार छिपा हुआ है लूज बाइपोलर सिस्टम। अब आता है टाइट बाइपोलर सिस्टम। टाइट बाइपोलर सिस्टम में क्या होगा? पहला तो बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम, दूसरा लूज बाइपोलर सिस्टम, तीसरा में आपको पता चल गया है। इसमें जो दो ध्रुव होंगे यूएसए और यूएसएसआर, इनकी शक्ति बढ़ जाएगी और किनकी शक्ति कमजोर हो जाएगी, इनकी शक्ति कमजोर हो जाएगी। यूएनओ की शक्ति कमजोर हो गई, यूएसएसआर की जो नेम था, नेम की शक्ति कमजोर हो गई। लेकिन टाइट बाइपोलर सिस्टम, टाइट किसकी हो गई? दो ध्रुव जो बटा हुआ है, यूएसए की शक्ति बहुत ज्यादा मजबूत हो गई, टाइट हो गई, और यूएसएसआर की शक्ति भी बहुत ज्यादा मजबूत हो गई। ये है क्लियर? तीनों पॉइंट आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सार्वभौमिक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था। अब सार्वभौमिक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में यह है यूएनओ, और यूएनओ के अंदर बहुत सारे देश शामिल हो गए हैं। खुद जो यूएसए था ये भी यूएनओ में शामिल हो गया है। सार्वभौमिक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बन गई। सारे देश यूएसए की तरफ जाना चाह रहे हैं, सारे देश यूएनओ की तरफ जाना चाह रहे हैं, लेकिन एक देश है जो अभी भी डटा हुआ है और वो कह रहा है कि मैं साम्यवाद को बढ़ाऊंगा, अकेला लड़ूंगा, और यह साम्यवाद। यह है सार्वभौमिक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था। ऐसी पद सोपानिक श्रेणीक्रम अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था है जिसमें पद सोपान बने हुए हैं। इकाई निषेधाधिकार सिस्टम, वीटो, इसको यूनिट वीटो सिस्टम बोलते हैं। यूनिट वीटो सिस्टम क्या है, जो वर्तमान में अपन देख रहे हैं। बहुत सारे देश हैं और ये बहुत सारे देश परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। इन सब के पास में परमाणु शक्ति है। ये यूएसए आ गया, उसके बाद में दूसरे नंबर पर यूएसएसआर के पास में बहुत ज्यादा परमाणु बम है। फिर इसके बाद में चाइना आ गया, इसके पास में परमाणु बम है। फिर ये छोटे मोटे भारत आ गया जिसके पास में परमाणु है। ये पाकिस्तान आ गया जिसके पास में परमाणु है। ये उत्तर कोरिया जो बनाएगा, ये ईरान है, ये भी बनाने वाला है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे देश भी हैं जिनके पास में परमाणु बम नहीं है। ये लीजिए, ये है यूनिट वीटो सिस्टम। ये लास्ट वाला जो पॉइंट है, इसमें ऐसी व्यवस्था होगी और ये सारा आगे डिटेल में समझाया गया। आप जैसे ही पढ़ोगे आपको ये बड़ी आसानी से ये चीजें समझ में आने वाली है। कुछ और नई बातें होंगी वो अपन देखेंगे इसमें। तो 6 पॉइंट कौन कौन से आए वो एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। मुझे पता है कि आपने लिख ली है कॉपी में पहले ही। बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम, दूसरा पॉइंट लूज बाइपोलर सिस्टम, तीसरा टाइट बाइपोलर सिस्टम, उसके बाद में चौथा पॉइंट आ गया यूनिवर्सल सार्वभौमिक, और 5वां पॉइंट आ गया हायरार्किकल वाला, पद सोपानी क्रम वाला, और लास्ट है यूनिट वीटो सिस्टम, इकाई निषेधाधिकार प्रणाली व्यवस्था। ये 6 पॉइंट हैं मार्टिन कैपलॉन के, 6 प्रतिमान हैं, 6 मॉडल हैं। तो इन्हीं पॉइंट्स को अपन डिटेल में एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम को समझने का प्रयास करते हैं। इतना अपने को समझ में आ चुका है कि बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम का मतलब है कि शक्ति का संतुलन बना हुआ है। देश अपने आप में इतने सक्षम है कि वो एक देश दूसरे देश पर हमला नहीं कर सकता है, युद्ध नहीं कर सकता है, उसको डरा नहीं पा रहा, उसको धमका नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि सामने वाला भी उतना ही शक्तिशाली है। उसको पता है कि मैं उसके घर में जाके 1 परमाणु बम डालूंगा तो वो मेरे घर में आके 2 परमाणु बम डाल देगा। तो क्या बना हुआ है? शक्ति संतुलन बना हुआ है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था
वही पॉइंट है। 18वीं 19वीं शताब्दी में यूरोप में प्रचलित था ये शक्ति संतुलन प्रतिमान। इसमें भय और आतंक का संतुलन बना रहता है। ये थोड़ा डिटेल में इसलिए भी लिखा है मैंने कि शक्ति संतुलन का सिद्धांत अपने सिलेबस में है इस यूनिट में, शक्ति संतुलन और सामूहिक सुरक्षा। तो इसमें भय और आतंक का संतुलन बना रहता है। युद्ध होते नहीं है लेकिन डर बना रहता है, पता नहीं चीन को कब अमेरिका सुलटा देगा, ऐसा लगता है मन में। इसमें एक और खास बात होती है, ये चाइना है, ये भूटान है। भूटान चीन की तुलना में बहुत कमजोर है, ठीक है, और यही मौका चाइना ने देखा और डोकलाम के अंदर इसने हस्तक्षेप किया था, अपने को पता है। लेकिन फिर इसकी रक्षा के लिए कौन आ गया? इंडिया। तो एक शक्ति संतुलन करता भी होता है। यहां शक्ति संतुलन की भूमिका किसने निभाई? भारत ने, कि भूटान पर किया गया हमला किस पे हमला माना जाएगा? भारत के ऊपर हमला माना जाएगा। भारत ने सुरक्षा की, चाइना से पंगा ले लिया और हुआ क्या? शक्ति का संतुलन बन गया। युद्ध हुआ? नहीं हुआ। 3 महीने तक सेना पड़ी रही लेकिन युद्ध नहीं हुआ, ठीक है। तो एक शक्ति संतुलन करता होता है जो सामान्य गुटबाजी में भाग नहीं लेता है, लेकिन जैसे ही कोई गुट कमजोर होता है उसका साथ देकर पुनः शक्ति संतुलन स्थापित कर लेता है। मार्टिन कैप्लॉन इसकी निम्न विशेषताएं बताता है कि जहां तक संभव हो सके वार्ता के माध्यम से अपने हितों की पूर्ति कर लेनी चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए। और ये अपन भी जानते हैं, साम दाम दंड भेद, सबसे पहले समझाने से यदि काम चल रहा है तो युद्ध की जरूरत ही कहां पड़ रही है। तो ऐसी बात यहाँ मार्टिन कैप्लॉन भी करता है। मार्टिन कैप्लॉन कहता है स्थिर हितों के लिए कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए और अस्थिर हितों के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अब स्थिर हित कौन से होते हैं? स्थिर हितों को मार्मिक हित भी कहा जाता है। ये स्थायी हित होते हैं। मार्मिक मतलब अगर इनके ऊपर कोई भी आंच आएगी इन हितों पर तो सहन नहीं किया जाएगा। ये कौन से हैं? राष्ट्र की एकता, अखंडता, सुरक्षा, ये मार्मिक हित हैं, स्थिर हित हैं। इनके लिए कोई छोटा से छोटा देश भी होगा ना, वो भी युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएगा, मरने मारने के लिए तैयार हो जाएगा। फिर वो नहीं देखेगा कि सामने कोई परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है, वो परमाणु बम डाल देगा, वो ये नहीं देखेगा। उसके लिए उसका मार्मिक हित ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो स्थिर हितों के लिए कोई भी समझौता नहीं करना चाहिए। फिर आगे कहता है अस्थिर हितों के लिए समझौते के लिए तैयार रहना चाहिए। अस्थिर हित कौन से हैं? जो बदलते रहते हैं समय के अनुसार। आर्थिक हित, सांस्कृतिक हित, ये अस्थिर हित हैं। जैसे भारत के संदर्भ में पहले अपन समाजवाद की तरफ जा रहे थे और तो अपन क्या कर रहे थे? राष्ट्रीयकरण को अपना रहे थे। आज अपन पूंजीवाद की तरफ जा रहे हैं, अपन पूंजीवाद को अपना रहे हैं। तो अपन ने विनिवेश को अपनाया है, अपन ने निजीकरण को अपना रहे हैं आज। तो आर्थिक हित बदलते रहते हैं, सांस्कृतिक हित बदलते रहते हैं, इनके लिए समझौता कर लेना चाहिए। गुटों को आपस में संधि नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो शक्ति संतुलन की विशेषताएं हैं, मान्यताएं हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं। आगे कहता है यदि उपरोक्त मान्यताओं का पालन नहीं करते हैं राष्ट्र तो शक्ति संतुलन की व्यवस्था शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था में बदल जाएगी। यानी यदि इनका पालन नहीं किया जाएगा, इन 5 पॉइंट्स को 4-5 जो विशेषताएं बताई है कैप्लॉन ने, तो अगली अवस्था आ जाएगी जिसका क्या नाम है? लूज बाइपोलर सिस्टम। तो लूज बाइपोलर सिस्टम आ जाएगा। क्या है इसमें? देखिए, इस प्रतिमान में 2 महाशक्तियां हैं जो मैंने बताया आपको। एक यूएसए की शक्ति है, दूसरी यूएसएसआर की शक्ति है। लेकिन इसकी शक्ति को सीमित किया जाता है यूएनओ के द्वारा और नेम के द्वारा। किस तरीके से वो अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। तीसरा, इसका जो प्रतिमान है वो इसका उल्टा हो जाएगा और उसमें क्या आ जाएगा? इसमें यूएनओ और नेम जैसे जो देश हैं, जो राष्ट्र हैं, वो कमजोर हो गए, ठीक है। किसकी शक्ति बढ़ गई? यूएसए की शक्ति बढ़ गई, यूएसएसआर की शक्ति बढ़ गई, यूएनओ और नेम जैसे देश हैं, वो संगठन है, इनकी शक्ति कमजोर हो गई। इसलिए क्या हो गया? टाइट बाइपोलर सिस्टम हो गया। फिर आता है सार्वभौमिक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, यूनिवर्सल इंटरनेशनल सिस्टम। इसमें क्या होगा? ये अपन ने देखा था। इस प्रतिमान में यूएनओ की शक्ति में विस्तार होता है, यूएनओ की शक्ति बढ़ जाती है। आप देखिए यूएनओ के कितने सारे सदस्य राष्ट्र हो गए, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है यूएनओ। और दूसरे नंबर पर नेम। यूएनओ के बाद में यदि किसी भी संगठन के सबसे ज्यादा सदस्य है ना, वो नेम है। इसलिए इन 2 की चर्चा हो रही है यहाँ पे बार बार। अपन नहीं कर रहे हैं, मार्टिन कैप्लॉन कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। तो
अब क्या होगा, यूएनओ की शक्ति में विस्तार होता है और यूएनओ के दायरे में बहुत सारे देश आ जाते हैं और एक कल्पना की जाती है कि विश्व सरकार की स्थापना हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता का कोई केंद्र नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई सत्ता का केंद्र नहीं होता है तो ये अराजकता वाली व्यवस्था है, विश्व सरकार की स्थापना नहीं हो सकती है। ठीक है, तो राष्ट्र राज्य हैं, बहुत सारे देश हैं, ये यूएनओ के अंडर में आ चुके हैं। यह है सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। यूएसएसआर भी इसके अंडर में है, लेकिन अभी वो इससे बाहर है। ठीक है, वैसे सदस्य इसका मेंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूएनओ इज इक्वल टू यूएसए, नॉट यूएसएसआर। तो यूएसएसआर अभी भी बाहर है। फिर आती है पद सोपानिक व्यवस्था। इसमें क्या है, सारे देश यूएसए के अंडर में आ गए, यानी पूंजीवाद की तरफ जा रहे हैं। अमेरिका की जो संस्कृति है उसको अपना रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, पिज्जा बर्गर पहुंच चुके हैं रसोई घर तक। लेकिन रशिया बाहर है, अब यूएसएसआर नहीं है क्योंकि 1991 में इसका विघटन हो गया है। अब कैसी व्यवस्था है, केवल रशिया है। इसके भी कुछ देश हैं, वो भले ही साम्यवादी हैं, लेकिन वो भी किधर जा रहे हैं, यूएसए की तरफ, पूंजीवाद की तरफ। ये इसका मतलब, यूएसए की तरफ का मतलब ये नहीं है कि वो यूएसए का कहना मानेंगे, वो पूंजीवाद को अपना रहे हैं। तो पद सोपानिक व्यवस्था में ऐसा होता है। अब ये पद सोपानिक व्यवस्था दो तरीके से स्थापित होती है, या तो सैनिक शक्ति के माध्यम से या मनोवैज्ञानिक प्रभाव से। इसे हेजेमनी वर्ड भी लिखा हुआ आता है, ध्यान रखना, हेजेमनी, जो कि बात ग्रामसी करता है हेजेमनी की, पढ़ेंगे कभी, कि मनोवैज्ञानिक आधिपत्य स्थापित कर लिया जाता है पूंजीपतियों के द्वारा। ठीक है, अपन मानसिक रूप से किसकी तरफ है, यूएसए की तरफ। समाजवाद, साम्यवाद अपनाने जैसी बातें अपन नहीं करते हैं, अपन यूएसए की तरफ जाने की बातें करते हैं, पिज्जा बर्गर खाने की बातें हो रही हैं। ठीक है, वैसे पिज्जा बर्गर से बहुत आगे पहुंच चुके हैं अपन, पिज्जा बर्गर बहुत पीछे रह चुका है। फिर है यूनिट वीटो सिस्टम, इकाई निषेध अधिकार। इसमें क्या होगा जी, इसमें यह है कि बहुत सारे राष्ट्र हैं, ये परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं, ये परमाणु शक्ति इसके पास, इसके पास है, इसके पास है, और ये जो आपको खाली खाली दिख रहे हैं ये गैर परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। इस तरीके से यूनिट वीटो सिस्टम बन जाता है। और कैसे विश्व की स्थापना हो गई है, बहुध्रुवीय विश्व की स्थापना हो जाएगी। ठीक है, हो जाती है, होएगी, ये काल्पनिक है मार्टिन कैप्लॉन का। ठीक है, तो शुरू की जो चार विशेषताएं ये हिस्टोरिकल हैं, और जो दो व्यवस्थाएं हैं ये भविष्य में ऐसी घटनाएं घटित होगी। अब करते हैं अपन मार्टिन कैप्लॉन साहब की आलोचना। क्या आलोचना होगी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वो क्रमबद्धता तो आई नहीं है वैज्ञानिक रूप से जिसकी बात कैप्लॉन कर रहा है। कैप्लॉन साहब जब कहते हैं कि यूएनओ कमजोर हो जाएगा, यूएनओ कमजोर हो गया, तो यूएनओ कभी कमजोर नहीं हुआ। हमेशा हर सम्मेलन में, हर संगठन में उसकी संख्या बढ़ रही है, उत्तरोत्तर बढ़ रही है। और वो तो शुरू में बोल देता है, यूएसएसआर जब अपन पढ़ रहे हैं, लूज बाइपोलर सिस्टम जो दूसरी स्टेज है, उसी में वो कहता है कि यूएसए और यूएसएसआर की शक्ति कम हो रही है, यूएनओ की शक्ति कमजोर हो रही है। ठीक है, टाइट बाइपोलर सिस्टम में, और शक्ति किसकी बढ़ रही है, यूएसए और यूएसएसआर की बढ़ रही है। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है, तो क्रमबद्धता वैज्ञानिक रूप से नहीं पाई जाती है। दृढ़ ध्रुवीय प्रतिमान की सर्वाधिक आलोचना होती है, अपन भी उसी की आलोचना कर रहे हैं, टाइट बाइपोलर सिस्टम की। क्यों, यहां पर ये कहता है कि यूएनओ और नेम की शक्ति कमजोर हो रही है, जबकि वास्तव में ऐसा हो ही नहीं रहा है। तो बस पॉइंट मिलना चाहिए आलोचना करने वालों को, तो इनको पॉइंट मिल गया, पकड़ लिया इसने इसको। कैप्लॉन कहता है कि नेम यूएनओ का पतन होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। व्यवहार में नेम यूएनओ की कमी का कभी भी पतन नहीं हुआ है, इनकी शक्ति तो निरंतर बढ़ती रही है। कैप्लॉन ने अब 6 सूत्रीय प्रतिमान को खुद ही, जब आलोचनाएं हुई, बुराइयां हुई, तो वह 4 सूत्रीय प्रतिमान में से बांट देता है। किस तरीके से, अब 4 प्रतिमान कौन कौन से, आप नाम भी याद रख लोगे तो अपना काम हो जाएगा। वेरी लूज बाइपोलर सिस्टम। ठीक है, जब बहुत ज्यादा बुराई हुई तो उसने कहा कि बहुत ज्यादा कमजोर हो गई हैं ये शक्तियां। इस प्रतिमान में दोनों महाशक्तियों की शक्ति में कमी आएगी, जबकि शक्ति किसकी बढ़ेगी, यूएनओ की और नेम की। दूसरी है अस्थिर ब्लॉक व्यवस्था, जो 1955 से 1962 के बीच में देखने को मिलती है, ऐसा कैप्लॉन कहता है।
दोनों महाशक्तियों के मध्य वार्ताएं प्रारंभ होती है, जिससे शीत युद्ध के तनाव में थोड़ी कमी आती है। और उसके बाद का काल अपन देखते हैं, देतांत का काल है। देतांत है वर्ड, वेदांत नहीं है, देतांत। ठीक है, तो देतांत का काल आता है अब 1962 से 71। दोनों महाशक्तियों के मध्य अनाक्रमण समझौता हो जाता है और शीत युद्ध के तनाव में कमी आ जाती है। ये अपन शीत युद्ध के टॉपिक में भी पढ़ेंगे देतांत को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप देखेंगे कि ये यूएसए की मजबूरी थी इस टाइम पर कि उसने शांति का रास्ता अपना लिया, क्योंकि उसके पास में पैसे खत्म होने वाले थे। यही वो वक्त है 71 आते आते कि उसने साम्यवादी चीन को मान्यता दे दी, यूएनओ में इसे सदस्यता दिला दी, स्थायी सदस्य बन गया साम्यवादी चीन 71 में। यही वो टाइम है जब एक साम्यवादी कहलाने वाला देश साम्यवादी चीन ने पूंजीवाद के लिए अपने बाजार खोल दिए अमेरिका के लिए। तो बहुत सारी घटनाएं घटित हुई, ये मजबूरी थी यूएसए की। और चौथा पॉइंट है अपर्याप्त परमाणु प्रसार व्यवस्था। इस प्रतिमान में कुछ राष्ट्र परमाणु हथियार जैसी निषेध अधिकार शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। तो ये 4 पॉइंट ये बताता है कैप्लॉन लास्ट के अंदर। ठीक है, 6 सूत्रीय प्रतिमान को 4 सूत्रीय प्रतिमान में बदल देता है। तो अपन ने 3-4 ये बातें पढ़ी, मार्टिन कैप्लॉन के व्यवस्था सिद्धांत को समझा। कौन कौन सी 4 बातें पढ़ी, टिप्स पे याद होनी चाहिए अपने को। सबसे पहले मार्टिन कैप्लॉन के व्यवस्था सिद्धांत की विशेषताएं या मान्यताएं। फिर अपन ने देखा मार्टिन कैप्लॉन द्वारा बताए गए 6 प्रतिमान, 6 मॉडल, फिर इसकी आलोचना, और फिर ये 6 प्रतिमानों को बदल देता है 4 प्रतिमानों में। ये 4 बातें अपन ने पढ़ी हैं। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक। और फिर अपन किसी और नए वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे अपन किसी नई क्लास के अंदर।